India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में वाराणसी जिला अदालत में पेश। 21 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे प्रक्रिया पर फैसला रखा सुरक्षित। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल होने का हवाला दिए जाने की दी गई दलील। India Legal presents Courts Roundup. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंप दी है। रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश करने पर हिंदू पक्ष ने विरोध किया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट को सीलबंद रखकर ही कोर्ट में पेश करने की मांग की थी। मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी और इसी दिन सभी पक्षों को सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर श्रृंगार गौरी केस का भविष्य काफी हद तक टिका हुआ है और इसके अलावा मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावों को भी रिपोर्ट से बड़ा बल मिल सकता है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला अदालत में भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। मामला श्रृंगार गौरी पूजा स्थल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका देते हुए मांग की थी कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाए। 21 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ एएसआई रिपोर्ट की कॉपी भी दी जाएगी। हिंदू पक्ष से सीनियर वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दाखिल सील्ड रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट में सील्ड रिपोर्ट नहीं दाखिल की जानी चाहिए थी। हम लोगों ने भी प्रार्थना पत्र दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी प्रति उपलब्ध करा दिया है माननीय कोर्ट को। इस पे सुनवाई के लिए कि सीलबंद लिफाफे में हो या खुला जो है रिपोर्ट दाखिल कोर्ट में हो, ये जो है 21 तारीख को इस पे पुनः जो है जिला कोर्ट जो सुनवाई करेगी। उसके बाद निर्णय लेगा कि खुले लिफाफे जो है ये बंद लिफाफा हो या बंद लिफाफे में हो या खुला जो है सारी रिपोर्ट दाखिल हो। मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि साथ ही बिना हलफनामे के किसी को भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की इजाजत न दी जाए। दोपहर में ही जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में रिपोर्ट दाखिल की गई। रिपोर्ट पेश होते समय कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन सहित सभी पक्ष मौजूद थे। इसमें श्रृंगार गौरी की वादिनी महिलाएं भी शामिल थी। 30 नवंबर को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के बाद एएसआई ने 3 हफ्तों का समय मांगा था। इस पर जिला जज ने 10 दिनों का वक्त एएसआई को दे दिया था। इसके बाद एएसआई ने दोबारा समय की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद में करीब 100 दिन तक सर्वे कराया गया। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग, एएसआई के वैज्ञानिक और स्थानीय प्रशासन के लोग शामिल रहे। सर्वे की वीडियोग्राफी भी कराई गई। कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद ये पता चल सकेगा कि ज्ञानवापी परिसर में आखिर है क्या। इसी साल 21 जुलाई को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजू खाने वाले हिस्से को छोड़कर बाकी परिसर के एएसआई के सर्वे का आदेश दिया था। 3 दिनों बाद एएसआई की तरफ से ज्ञानवापी का सर्वे 24 जुलाई को शुरू कर दिया गया था, लेकिन मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई अर्जी के तहत सर्वे पर रोक लगा दी गई।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद 4 अगस्त से एक बार फिर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कार्य शुरू हुआ था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वो इसे लेकर लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका दायर कर 13 दिसंबर को लोकसभा में हुए सुरक्षा उल्लंघन की रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने घटना की रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्रुति बिष्ट के माध्यम से दायर की गई। 13 दिसंबर को विजिटर पास पर संसद में दाखिल हुए 2 व्यक्ति विजिटर गैलरी से लोकसभा हॉल में कूद गए और धुएं के डिब्बे खोल दिए गए, जिससे पूरा हाउस रंगीन धुएं से भर गया। ये कहते हुए कि ये घटना संसद की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी सेंध को उजागर करती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अबू सुहेल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करते हुए याचिका दायर की। दिल्ली पुलिस ने घटना के संबंध में आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लागू करते हुए एफआईआर दर्ज की है। मामले में अब तक 5 लोगों सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम वर्मा, अमोल शिंदे और ललित झा को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने गिरफ्तार लोगों को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भी भेज दिया है। इधर बच्चे की कस्टडी पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री पारिवारिक न्यायालयों को वैवाहिक विवादों में पक्षों की पहचान छिपाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में पक्षों की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के हित के लिए परिवार में खुशहाली होगी तभी सही होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी विवाद मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने रजिस्ट्री और राज्य में पारिवारिक न्यायालयों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वैवाहिक विवादों में पक्षों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाए। न्यायमूर्ति अरुण मोगा ने ऐसे मामलों में गोपनीयता संबंधी चिंताओं को उजागर किया और इसकी रजिस्ट्री को वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल ऐप पर पार्टियों के नाम छापने का आदेश दिया। अदालत बच्चे की कस्टडी विवाद में शामिल एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि भविष्य में उच्च न्यायालय, रजिस्ट्री और पारिवारिक न्यायालयों को सतर्क रहने की जरूरत है और ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें वैवाहिक विवादों में पक्षों की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। ये निर्देश एक पिता के मामले में जारी किया गया था, जिसने अपने 2 बच्चों से मिलने के अधिकार की मांग करने वाली अपनी पत्नी के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए अपने 2 बेटों को अदालत में बुलाने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले में मध्यस्थता की बार-बार विफलता से माता पिता के बीच संघर्ष की गहरी प्रकृति का पता चलता है। इसमें कहा गया है कि मामले के समाधान में काफी समय लगेगा। एक बच्चे के पालन पोषण में माता पिता दोनों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि बच्चे को हमेशा 2 खुशहाल घरों का लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए, अगर माता पिता दोनों के साथ एक ही खुशहाल घर संभव नहीं है। इस संदर्भ में न्यायालय ने कहा, बच्चों को अपने माता पिता के रुख का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित या प्रशिक्षित किए जाने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चे ने अदालत से कहा था कि वे अपनी मां से नहीं मिलना चाहते। कोर्ट ने मनोवैज्ञानिक को निर्देश दिया कि वो 6 बैठकों के बाद फैमिली कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपे और बच्चे की हिरासत के मामले में लंबित रहने के दौरान बैठकें जारी रहें। ये भी नोट किया गया कि मामले में पत्नी को अपने पति द्वारा विभिन्न आवेदन दायर करने के कारण मुकदमेबाजी के कई दौर से गुजरना पड़ता था। इस प्रकार इसने उसे अपनी पत्नी को 2 लाख की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया
और आदेश दिया कि इसका भुगतान न करने को परिवार न्यायालय के समक्ष इसकी लंबित हिरासत याचिका को खारिज करने के रूप में माना जाएगा। इसने आगे आदेश दिया कि अगर वह भुगतान करने में विफल रहता है तो मां की हिरासत याचिका में उसका बचाव रद्द कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रहा है। आवेदन में कहा गया है कि स्कूल में निर्धारित शुल्क में 50% की छूट के साथ लगभग 139 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मार्च 2023 में स्कूल की प्रिंसिपल को परिसर खाली करने का नोटिस दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता ट्रस्ट का पट्टा रद्द कर दिया गया। इसके बाद स्कूल को परिसर से संचालित करने के लिए अनुमति देने के लिए हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया क्योंकि नया सत्र अप्रैल 2023 से शुरू होना था। हालांकि आवेदन पर एक आदेश पारित किया गया। पिछली सुनवाई पर कोर्ट स्टूडेंट की स्थिति को लेकर राज्य के जवाब से निराश था। रामपुर पब्लिक स्कूल के हस्तक्षेप आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि पट्टे पर दी गई इमारत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध माध्यमिक विद्यालय चलाने के उद्देश्य से आवेदकों के कब्जे में थी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान विभिन्न कक्षाओं में 1479 स्टूडेंट थे। उत्तरदाताओं द्वारा इमारत को सील करने की अचानक की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप संस्थान के साथ साथ स्टूडेंट को भी गंभीर और अपूरणीय क्षति हुई है। इसीलिए आवेदकों ने वर्तमान मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। पूरक शपथ पत्र के माध्यम से ये रिकॉर्ड में लाया गया कि वर्तमान में विद्यालय में केवल 733 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, अन्य विद्यार्थी चले गए हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों और भविष्य में छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए 3 दिन का समय दिया। बलात्कार ही होता है, भले ही वो पीड़िता के पति द्वारा किया गया हो। गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में ये टिप्पणी करते हुए कहा कि कैसे कई देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम में जो काफी हद तक भारतीय दंड संहिता से लिया गया है, उसमें भी 1991 में एक फैसले के अनुसार अपवाद जो धारा 376 जो पति को बलात्कार के आरोप से छूट देती है, उसे हटा दिया गया है। इसीलिए आईपीसी जो कि बनाया गया था, तब के शासकों ने स्वयं पतियों को दिए गए अपवाद को समाप्त कर दिया। न्यायालय ने कहा, आदेश में कहा गया है, इसीलिए किसी महिला का यौन उत्पीड़न या बलात्कार करने वाला पुरुष आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा का हकदार है। आदेश में कहा गया कि इसीलिए किसी महिला का यौन उत्पीड़न या बलात्कार करने वाला पुरुष आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा का हकदार है। इसके अलावा न्यायालय ने लड़के रहेंगे के सामाजिक रवैये को बदलने की आवश्यकता के बारे में बात की, जो छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों को तुच्छ या सामान्य बना देता है। न्यायालय ने बताया कि यौन हिंसा की डिग्री अलग अलग होती है और सबसे गंभीर स्तर पर हिंसा के साथ या उसके बिना बलात्कार होता है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं हैं जो यौन हिंसा के दायरे में आती हैं, जो विभिन्न दंडात्मक अधिनियमों के तहत अपराध की श्रेणी में आती हैं। गैर कानूनी व्यवहार जैसे पीछा करना, छेड़छाड़, मौखिक और शारीरिक हमले और उत्पीड़न के रूप सामाजिक दृष्टिकोण आमतौर पर अपराधों की इस बाद की श्रेणी को छोटे अपराध के रूप में दर्शाते हैं। अफसोस की बात है कि इस तरह के अपराधों को न केवल तुच्छ किया जाता है, बल्कि इन्हें रोमांटिसाइज भी बनाया जाता है और इसीलिए सिनेमा जैसी लोकप्रिय कहानियों में इसे बढ़ावा दिया जाता है। न्यायमूर्ति जोशी ने रेखांकित किया, इसीलिए न्यायालय ने राय दी कि लैंगिक हिंसा पर चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। न्यायाधीश ने कहा, लिंग हिंसा अक्सर अनदेखी होती है और चुप्पी की संस्कृति में डूबी होती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में सीआरपीसी की धारा 437 की उपधारा 6 और धारा 436A के तहत दायर आवेदन पर विस्तृत चर्चा के बाद पाकिस्तान को गोपनीय सैन्य जानकारी देने के आरोपी व्यक्ति द्वारा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर तीसरी जमानत याचिका की अनुमति दी। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल न्यायाधीश पीठ ने जमानत याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 की उपधारा 6 अनिवार्य है और जमानत से इनकार करने के लिए मजिस्ट्रेट को बहुत कम विवेक दिया जाता है, वो भी केवल विशिष्ट कारण दर्ज करने के बाद। सीआरपीसी की धारा 437 की उपधारा 6 में कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष गैर जमानती अपराध की सुनवाई साक्ष्य लेने के लिए तय की गई पहली तारीख से 60
दिनों के भीतर समाप्त नहीं होती है तो ऐसे विचाराधीन कैदी को दिए गए विवेक के अधीन जमानत पर रिहा किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को इससे इनकार करना होगा। जयपुर की पीठ ने स्पष्ट किया, ऐसे विशिष्ट कारण हो सकते हैं। आरोपी द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना, जमानत पर रिहा होने पर आरोपी के फरार होने की संभावना। यदि आरोपी पर लगाया गया जाए तो 60 दिनों की अवधि के भीतर मुकदमे के समापन में देरी और अंत में यदि ऐसा प्रतीत होता है, ये मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। एकल न्यायाधीश ने आरोपी याचिकाकर्ता को मुकदमे के समापन तक हर महीने के पहले सोमवार को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सुनवाई की सभी अगली तारीखों पर और जब भी बुलाया जाए अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। ट्रायल कोर्ट भविष्य में किसी भी इस तरह के अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता सहित किसी भी निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन पर आरोपों की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। गुरुवार को सरेंडर के बाद वारदात के कथित मास्टरमाइंड ललित झा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। ललित झा को पेश करते हुए पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर उमाकांत कटारिया ने दलीलें रखी। ऐसे में जब किसी आरोपी पर राष्ट्र के खिलाफ साजिश रचने और आंतरिक या बाहरी सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया जाता है तो उन पर किन धाराओं पर कार्रवाई हो सकती है, ये बात इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको बताएंगे। आपने ये वीडियो तो जरूर देखी होगी। दिल्ली पुलिस ने इस इंसिडेंट में टेरर एंगल और ग्लोबल नेक्सस की भी जांच कर रही है। आरोपियों को इंडियन लॉ के अंदर देश के खिलाफ कंस्पायर करने के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेटन करने के लिए सिवियर चार्जेस फेस करने पड़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 16 पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट और सेक्शन 18 पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, IPC section 120B criminal conspiracy, section 458 trespass, section 153 wantonly giving provocation with intent to cause riot, section 186 obstructing public servant in discharge of public functions और section 353 assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty के अंडर केस को रजिस्टर किया। चले कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.